मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की इस चर्चा में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके पास पहले से ही एक मकान है तो क्या आपको दूसरा मकान खरीदने की ज़रूरत है। मकान यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ख़ास तौर पे फ्लैट की बात कर रहा हूँ। तो आपको फ्लैट खरीदने की क्या ज़रूरत है, वो भी लोन लेके, जिसमें आपको हर महीने किस्त भरनी पड़ती है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बैंकों का, वो 9.5% के आसपास चल रहा है। किसी को 5-10% कम, 5-10% 0.5%, 0.10% सस्ता मिल रहा है, किसी को थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो ये स्थिति है। और जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है वो कमोबेश कंपाउंडेड वे में 10% निकल के आता है लॉन्ग रन में। तो सबसे पहले तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि क्या हमें पहला फ्लैट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मित्रों, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता हूँ और कई सारी मैगजीन्स में भी पढ़ा हुआ है कि लोग सलाह देते हैं कि पहला ही फ्लैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रेंट देना सस्ता पड़ता है। हो सकता है उनकी बात सही भी हो, लेकिन यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यदि मकान खरीदते हैं तो पैसे के टर्म में तो जो आपको लाभ होता है या नहीं होता है वो एक अलग कैलकुलेशन है, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको होता है वो होता है मानसिक शांति और खाना बदोश वाली जो स्थिति है उससे मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा, जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो आप हर साल जो मकान मालिक आता है आपसे कह देता है कि मकान खाली कर दो, और उस समय खाना बदोश वाली जो स्थिति हो जाती है, एक तरह से इंसान अपमानित महसूस करने लगता है कि कोई अचानक से आ गया बोल दिया कि भैया मकान खाली कर दो। तो भाई, अगर किसी के पास नहीं बजट है, नहीं ईएमआई दे सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उन तो रहना ही पड़ता है, परिस्थिति के साथ समझौता करना ही पड़ता है। लेकिन यदि किसी के पास पैसा है, अफोर्ड कर सकता है मकान खरीदना, तो उसे ज़रूर मकान खरीदना चाहिए। क्योंकि बचत हो रही है, नहीं हो रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या एप्रिसिएशन है, क्या डिप्रिसिएशन है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो दूसरा वाला मैंने आपको फैक्टर बताया, जो मानसिक शांति है, क्योंकि जब आप किराए के घर में रहते हैं तो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते। अगर एक बड़ा टीवी भी खरीदना है तो आप सोचेंगे कि अरे यार, टीवी तो खरीद लूँगा, फिर ढो के इसे ले जाना पड़ेगा, फिक्स कहाँ करवाऊँ, ये करवाऊँ। अच्छी कोई प्रीमियम चीज़ आपका खरीदने का मन है, घर में लगाने का, नहीं लगा पाते हैं, किराए घर में आप कहाँ लगा पाएंगे। तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो ये एक बहुत ही जो है अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसका कोई मोल भी नहीं है। हर चीज़ को हम पैसे से, मानसिक शांति को, और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम पैसे से तौल भी नहीं सकते। तो एक मकान तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, वो भी अगर आप लंबे समय तक किसी शहर में रहना चाहते हैं, 5 साल से ऊपर, 10 साल, 15 साल। अगर आपको सोचना है 1-2 साल यहाँ रहना फिर अपने चले जाएंगे होम टाउन में, तब तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है घर खरीदने की। इन्वेस्टमेंट कभी भी, फ्लैट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10% का रिटर्न देता है। ये 10% के रिटर्न का मतलब है 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, 15 साल में 4 गुना हो जाता है, यानी कि आपके फ्लैट की कीमत 4 गुनी हो जाती है। अब इसमें एक समान तो रेट बढ़ता नहीं है, कोई ये एफडी तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कभी जैसे ही फ्लैट कोई खरीदता है रेट गिरने लगते हैं, उसके बाद से थोड़े टाइम तक बढ़ते ही नहीं है, फिर अचानक से बढ़ जाते हैं। तो एवरेज करके वही हो जाता है। सबका अलग अलग कोर्स होता है। कभी कभी क्या होता है, आप घर खरीदते हैं, अचानक से दाम बढ़ते हैं 10%, फिर नहीं बढ़ते, फिर लास्ट में बढ़ते हैं। कभी कभी अचानक से ही बढ़ जाते हैं पहले ही 2-3 सालों में, फिर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से मामला चलता है। कोई कोई लकी होता है कि जैसे ही खरीदता है तुरंत ही दाम बढ़ जाता है 2-3 साल तक, फिर नहीं बढ़ता है। तो उनको लगता है कि मैं 3 साल में ही बहुत अच्छा पैसा बना लिया हूँ। तो भाई, जिनको बेचना है 2-3 साल में, उनके लिए तो ठीक है, बेच के आप, लेकिन फिर दोबारा खरीदोगे आप उसी रेट। तो उसको ये कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो मोटा हिसाब यही है कि 7 साल में डबल और 15 साल में 4 गुना हो जाती हैं घर की कीमतें, और 10% ही रिटर्न आएगा अगर आप कंपाउंडेड वे में कैलकुलेट करेंगे तो। और अगर आप देखेंगे कि भाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही एक मकसद है, तो म्यूचुअल फंड में इससे बेहतर रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आसानी से 15% तक रिटर्न मिल जाती है लॉन्ग टर्म।
तो म्यूचुअल फंड में पैसा 10 साल में 4 गुना भी अमूमन हो जाता है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अनादि दुबे है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पिछले 15-20 सालों से यह काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने रियल इस्टेट का भी काफ़ी काम किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो मेरे को इसका भी काफ़ी आइडिया है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी ही मैं इस काम को अपना रिवाइव करने वाला हूँ, रियल इस्टेट के काम। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि यदि किसी के पास एक मकान है तो दूसरा मकान उसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए, वो भी किराए पे। क्यों किराए पे बोल रहा हूँ? किस्तों पे, यानी कि ईएमआई पे लोन लेके। इसका सीधा मतलब ये है कि आप जब भी कोई फ्लैट ख़रीदोगे, मान लो आपको कोई भी फ्लैट, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लेता हूँ, सस्ता से सस्ता 2 BHK फ्लैट जो है, वैसे तो रेट बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सस्ता से सस्ता भी फ्लैट आपको 1 करोड़ से कम में 2 BHK नहीं मिलने वाला है। मैं 2 BHK की बात कर रहा हूँ। 3 BHK जाओगे तो 1.5 करोड़, सस्ते की बात कर रहा हूँ। महंगे वाले का तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, बहुत सारा कुछ भी रेट हो सकता है। मैं मतलब सस्ते वाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आपने 2 BHK आपको कहीं 1 करोड़ में मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे? उस पर पहले तो 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे, 80 लाख रुपए का लोन करवाएंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया 20 से 25 साल का, तो 80 लाख पे आपका EMI क्या बैठेगा 80,000 रुपया महीना, यानी कि 12/96, 9,60,000 रुपया सालाना। 20 साल का अगर आपने लोन ले लिया है तो मोटे तौर पे समझ लीजिए कि कितना हो जाएगा। एक साल में आप दे रहे हैं 10 लाख रुपया, यानी कि लगभग आप दे देंगे 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया आपने दे दिया, और 20 लाख पहले आपने डाउन पेमेंट किया हुआ है, और 2 करोड़ आपने कर दिया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 20 साल के बाद जो है आपके फ्लैट का दाम क्या होगा, अगर 10% का एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको। तो मैंने बताया था कि 15 साल में कीमतें जो है 4 गुनी हो जाती हैं। तो 1 करोड़ का फ्लैट जो है 4 करोड़ का हो जाएगा, और 5 साल में मान लीजिए कि 1 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो एक करोड़ का 4 करोड़ हुआ पहले 15 सालों में, फिर 1 करोड़ मान लीजिए 5 साल में और बढ़ गया, तो 5 करोड़ हो गया, 5.5 करोड़ का आपका फ्लैट हो गया। वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो जो पहले आपने 20 लाख डाउन पेमेंट किया हुआ है, वो पैसा जो है पहले 10 साल में कितना हो जाएगा 80 लाख, और वो पैसा अगले 10 सालों में हो जाएगा आपका 8 चौक 32, 3 करोड़ 20 लाख तो सिर्फ वही हो गया जो आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, डाउन पेमेंट दिया था। और जो आपने पैसे EMI के रूप में दिए थे 2 करोड़, वो भी 4 करोड़ हो जाएंगे। तो 7 करोड़ के आसपास आपके पास उस समय म्यूचुअल फंड से अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस समय आपके पास पैसा हो जाएगा। तो वही वाला मकान जो आप किस्त उस्त भर के और इतना तकलीफ़ उठा रहे थे और इतना अपने आप को मानसिक पीड़ा में रखे, और उसके बाद से दुनिया भर का आपने पेन लिया, कभी खाली होता है मकान तो फिर उसका चाहे आप कोई किराएदार आए चाहे ना आए, उसका आपको देना ही पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो रेंट आउट कर देंगे, तो रेंट आउट कर देंगे तो किराएदार आएगा तो वो भी तो पैसा देगा। बिल्कुल सही बात है। कितना दे देगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% ही आपको किराए के रूप में मिलता है। 1 करोड़ के मकान का किराया मुश्किल से 30,000 रुपये मिलता है। ऊपर से आपका जो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आती है, मकान मालिक के ऊपर आती है। जब भी किराएदार छोड़ के जाएंगे या आप उनको जाने के लिए कहेंगे, तब भी आपको डेंट पेंट पूरा करवाना पड़ेगा आगे देने के लिए। फिर वो 1 महीना तक ढूंढते रहेंगे, कोई आएगा। हर साल जब भी जाएगा, 1-2 साल में जब भी खाली होगा तो नया चढ़ने में 1-2 महीने का फ़र्क आ जाता है। तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे। जब खाली होता है तो मेंटेनेंस चार्जेज आपको देने ही देने हैं, जो 2 रुपया पर स्क्वायर फीट के आते हैं, वो भी आप लाइबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा आप रजिस्ट्री भी करवाते हैं जब आप फ्लैट को खरीदते हैं, वो खर्चा कोई जोड़ता नहीं है, वो ओवरहेड खर्चे होते हैं। और जो लोन डिफरेंस है, आप 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हो और आप 10% के हिसाब से आपका यहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है, तो मुश्किल से 3-3.5% का आपका हिसाब की एक्स्ट्रा आप कमा लेते हो। तो मान लो कि जो हमने वही जोड़ा था 5 करोड़ जोड़ा था, तो मान लीजिए कि आपका इस तरीके से धीरे धीरे करके 50 लाख और मान लीजिए, 5 करोड़ 5.5 करोड़ मान लीजिए। लेकिन वहाँ पे तो जो है आपका पैसा 7 करोड़ रुपए हो गया।
तो देखा जाए तो फिर भी अंतर बहुत बड़ा है, और वहाँ पे आपको पेन भी नहीं लेना है और आराम से आपका काम हो भी रही है। ऊपर कोई चीज़ ऊपर नीचे भी अगर हो रहा है तो यहाँ पे तो अगर 4 महीने आपने EMI नहीं पे करी तो पता चला कि बैंक आ गया आपसे दंगा करने के लिए, भैया हमको जल्दी दो नहीं तो हम फ्लैट कब्जा कर लेंगे। भाई 20 साल का टेन्योर बहुत बड़ा होता है, कई बार नौकरियाँ छूट जाती हैं, नौकरी वालों के, बिजनेस वालों का बिजनेस नहीं चलता है। कोरोना आया था तो बहुत लोग बेचारे 6-6 7-7 महीने तक बहुत परेशान हो गए थे। तो इस तरीके के जीवन में परिस्थितियाँ कभी कभी आती हैं, लेकिन उसे तो पैसा देना है। लेकिन अगर वही हमारी म्यूचुअल फंड की चल रही है, मतलब SIP हमने कर रखी है, कहीं रेगुलर वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम 2-4 महीने 6 महीने नहीं भी किस्त देंगे तो हमारा काम चलेगा। कोई हमसे पैसा तो मांगने आ नहीं रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी विशेष क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बहुत सारी गलतियां जीवन में हम भी फाइनेंशियल, जब हम कैलकुलेशन ना करने की वजह से ही बहुत सारी गलतियां हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मामलों में कर लेते हैं, और हमारे जितना ही कमाने वाला एक दूसरा आदमी हमसे 4 गुना 5 गुना अधिक एसेट खड़ा कर लेता है, और हम गरीब हो जाते हैं और वो धनी हो जाता है 20 सालों में। ये आप अपने अगल बगल ही देखते होंगे। कुछ लोग इसको चमत्कार समझते हैं, कुछ लोग भाग्य समझते हैं, लेकिन यह ना तो चमत्कार है ना भाग्य है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन का खेल है। तो पहले अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है या आप किसी की हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो पर्सनल मीटिंग संभव है। अगर इन भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर सारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन दी जाएंगी। मीटिंग फिर जब उस एरिया में कभी मेरी विजिट होगी तभी हो पाएगी। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9999 4 times 9 403592, 9999 4 times 9 403592, और मेरा नाम है अनादि दुबे। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।